हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। मेरा स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन फास्टर। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जामिनेशन 14th ऑफ दिसंबर और आईडीबीआई एओ का एग्जामिनेशन 15th ऑफ दिसंबर। दोनों एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बैंकिंग इंडस्ट्री के एग्जामिनेशन है ना। और ये दोनों ही टारगेट आपका होना चाहिए, दोनों ही आपको क्लियर करने हैं। और जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। प्रिपरेशन करने का लास्ट में सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम भी में मिल जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हर रोज अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि यू कैन अचीव दिस। ओके, यू कैन डू दिस। सुबह भी शाम भी ये जरूर कीजिए, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आपको अपने ही थॉट्स में और अपने ही एम पे जरूर आएगा। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत इन डेप्थ ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ। बट बहुत बेसिक सी चीजें और जिन जो हमारी गलत हो जाती है, और अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम पे भी या इससे पहले भी जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैश इज अ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन दैट ब्रेक्स डाउन लार्ज क्लॉट्स, लेवल द सॉइल सरफेस एंड प्रिपेयर्स अ फाइन यूनिफॉर्म सीड बेड फॉर द प्लांटिंग। ओके, सो मेरा हमेशा एक बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट से, जब मैं पूछता हूँ कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और बहुत या फिर बहुत क्लियर पता नहीं होता है ना, समझ ही नहीं आता कि प्राइमरी टिलेज कहाँ पे खत्म होता है, सेकेंडरी टिलेज कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो सिंपल सी चीज है कि दोस्तों, अगर कभी भी कोई भी टिलेज ऑपरेशन फील्ड में ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पे हो रहा है, सो दैट इज प्राइमरी टिलेज। और यहाँ पे जो एम होगा वो क्या होगा, टू टर्न द सॉइल, टर्न करना है, पलटा देना है सॉइल को। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, इफ द ऑपरेशंस आर कैरिंग आउट इन द टॉप लेयर, या फिर हम कह सकते हैं विद इन 15 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे क्या है, एम क्या होगा, टर्निंग नहीं होगा बल्कि चर्निंग ऑफ सॉइल होगा, जिससे कि सीड बेड प्रिपेयर हो सके। ये सिंपल सा होता है, अगर आप इसको याद रखेंगे ना, तो उसको जीवन भर कभी डाउट नहीं होगा, क्लैरिटी रहेगी। सो हमेशा जो हम जहाँ पे भी टर्निंग का ऑप्शन है या फिर डेप्थ ज्यादा है, वहां पे प्राइमरी टिलेज होगा, उसके बाद सारे सेकेंडरी टिलेज होंगे। तो फिर कई बार बच्चे तो सर वीडिंग क्या है, सेकेंडरी टिलेज होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी चीज है दोस्तों, इस ऑपरेशन में वो आ रहा है 15 सेंटीमीटर से ऊपर सारी चीज हो रही है और सॉइल को चर्न ही कर रहा है वो। वीडिंग भी सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है। सिंपल सी बात है, अगर वैसे भी आपको याद रखना है तो प्लॉइंग ही एक ऑपरेशन ऐसा होता है जो 15 सेंटीमीटर से डीप होता है और जो टर्न करता है सॉइल को। ओके, सो प्लॉइंग के अलावा बाकी सारे ऑपरेशन सेकेंडरी टिलेज में आते हैं। बाकी क्योंकि बाकी सबसे हम जो ब्रेक क्लॉट्स बन गए उनको ब्रेक करते हैं, तो इतना डिफरेंस याद रखिएगा। प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज भी याद हो गया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये पूछ रहे हैं कौन सा इसमें सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है ना। और जो क्या करता है, क्लॉड्स को ब्रेक करता है, लेवल द सॉइल सरफेस, ये सब। अब आप देखिए ये क्या है, एमबी प्लाव है, मोल्ड बोल्ड प्लाव हम जिसको बोलते हैं। प्लॉइंग का पर्पस क्या होता है, सॉइल को टर्न करना, ना कि लाउड्स डाउन द सॉइल क्लॉड्स। और ये दूसरा क्या है, थ्रेशर। थ्रेशर तो सॉइल से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो क्या कर रहा है, हार्वेस्टिंग के बाद का है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, हेरोइंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज आर नॉट द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। अब आपको पता चल गया प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट क्या है, जो डीप मतलब 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पे वर्क करेंगे और सॉइल को टर्न करेंगे, है ना। और उसमें हमने क्या बोला था, प्लाव। तो प्लाव होंगे, चाहे डिस्क प्लाव है, चाहे मोल्ड बोर्ड प्लाव है, या चाहे कंट्री प्लाव है, कोई सा भी प्लाव है, इंडिजिनस प्लाव है, प्लाव होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पाइक टूथ हैरो है, दिस इज कल्टीवेटर, है ना। ये काफी हैरो जैसा ऐसा लगता है कि हैरो भी तो सॉरी, प्लाव भी तो ऐसा ही होता है, बट ये कल्टीवेटर भी। क्या डिफरेंस है प्लाव और कल्टीवेटर में, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए ये रोलर है ना। ये डेफिनेटली इंडिया का ट्रैक्टर तो नहीं है, क्योंकि कैबिन क्लोज्ड है, बाहर ही है। और इंडिया में आपने देखा होगा प्लैंक्स यूज होते हैं, रोलर तो बहुत कम ही यूज होता है ना। या फिर आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, कौन सी टेक्नोलॉजी है मुझे आप बताइएगा। अच्छा, एक मेरे को इम्प्लीमेंट का नेम बताइए जो ना सब काम कर सकता है, प्राइमरी टिलेज से सेकेंडरी टिलेज से लेके फ्लाइंग लेवलिंग तक। ये कौन सा इम्प्लीमेंट है जो और वो वाइडली यूज होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, सो कौन सा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं है ये पूछा है, तो ये भी प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं। स्पाइक टूथ हैरो ये तो किसके लिए है, हैरोइंग के लिए। कल्टीवेटर किसके लिए, अगेन दिस इज सेकेंडरी टिलेज, मतलब ये क्लॉड्स को ब्रेक करता है, सॉइल को टर्न नहीं कर सकता। आप देख सकते हो कि ये फॉर्मेशन ही ऐसी कि ये सॉइल को टर्न नहीं करेगा। रोलर, अगेन दिस इज फॉर द लेवलिंग। सो ऑल ऑफ दीज आर द क्या है, नॉट द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। अब इसमें पूछा कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट कौन सा है, तो स्पाइक टूथ हैरो, हैरो इसके लिए होता है, ब्रेकिंग द क्लॉड्स के लिए। ये क्या है, सब सॉइलर, है ना। ये सब सॉइलर है। सब सॉइलर किस पे काम करता है, आपने देखा होगा मोर देन 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर पे काम करता है। ये टर्न नहीं करता है सॉइल को, ये सिर्फ वहां पे जो हार्ड पेन होता है उसको ब्रेक करता हुआ चलता है। अभी देखो कि ये सिर्फ ब्रेक ही कर सकता है डीप में जाके,
क्योंकि टर्न करना तो फिर एक बहुत डिफिकल्ट, बहुत हैवी मैकेनिकल टास्क हो जाएगा, और उसके लिए बहुत एनर्जी इफिशिएंसी, ट्रैक्टर की पावर, वो सारा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि इसको भी मूव कराना इतना आसान नहीं है। ओके, तो कौन सा सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, ये आपसे पूछा है। स्प्रिंग टूथ हैरो भी, सब सॉइलर भी, प्लैंक भी, ये तीनों ही, ये आपने देखा भी। ये क्या है, प्लैंक। तो सब सॉइलर क्या है हमारा, सब सॉइलर नहीं आता है सेकेंडरी टिलेज में, है ना। ये प्राइमरी टिलेज या फिर सब सॉइलिंग, हम इसको डिफरेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है। So only A and C are correct answer. Spike tooth harrow or plank. This is the secondary tillage implement. Okay. Which tillage operation involves lighter and finer soil manipulation after the primary tillage to create a proper soil tilth and uniform soil surface, है ना। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो ये देखो, ये प्राइमरी टिलेज है जो मैं भी आपको बता रहा था। ये जो प्लाव है, प्लाव ने क्या किया, सॉइल को पूरा टर्न कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्निंग है सॉइल की। अब इसमें तो सीड सोइंग नहीं हो सकती है, ना ही कोई एग्रीकल्चर हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमें सेकेंडरी टिलेज, मतलब ये जो सीड बेड प्रिपरेशन है वो करनी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। ओके, तो ये सेकेंडरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंप्लीमेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज प्लाव एंड दिस इज मोल्ड प्लाव एंड दिस इज कल्टीवेटर। अब इन दोनों में ही डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये पहले डीप में इसको प्लाव करेगा और उसके बाद ये सॉइल को ऐसे टर्न कर देगा, जबकि यहाँ पे ये टर्न नहीं कर पाएगा। तो और इसकी डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इसकी होती है ना। तो दोनों में इफिशियंसी का, सॉरी, जो हम कहते हैं डेप्थ पे वर्क करने का बहुत डिफरेंस होता है। और उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है, ये बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती। बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो आप बाद में देख सकते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको पता चले देखने से ही कि ये कल्टीवेटर है और ये सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है। ओके, क्योंकि मैंने कई बार देखा बच्चों को, अगर मैं ये फोटो दिखा दूं बच्चे प्लाव कह देते हैं, है ना। और मैं पूछ लूं कि कल्टीवेटर और कल्टीवेटर क्या हम प्राइमरी टिलेज के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए, आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज about tillage. Among the following, which tool is specifically designed for the digging hole for the planting tree sapling? तो आप ये देखोगे, हैंड स्ट्रीमर है, पावर टिलर ऑपरेटेड ऑगर डिगर है, ग्रास शीयर है, पोस्ट होल डिगर है, हैंड हेल्ड शावल है। तो करेक्ट आंसर है पोस्ट होल डिगर है, दिस इज पोस्ट होल डिगर। उसके अलावा आप देखोगे पावर टिलर टिलर ऑपरेटेड ऑगर डिगर, ये है पावर टिलर ऑपरेटेड जो ऑगर डिगर है ना। मतलब ये ऑगर लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो स्क्रू टाइप। और ये क्या कर रहा है, डिग कर रहा है। अगेन इससे भी ट्रीज को प्लांट किया जा सकता है, बट जो ब्रॉडली यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली डिजाइनिंग है वो इसकी है, क्योंकि है ना, जो डीप या फिर बड़े प्लांट है उस पे ये बेटर काम कर पाता है, इसकी इफिशियंसी कम होती है। हालांकि जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा सकता वहां पे पावर टिलर ऑपरेटर ऑगर डिगर को यूज किया जा सकता है। ओके, this type of tillage involves the breaking hard pens without soil inversion and with less disturbance of the topsoil। तो ये आप सभी को पता है, this is subsoiling, अभी हमने डिस्कस की है। ओके, farm mechanization refer to the development and use of equipment that may substitute the place of labor-intensive manual labor and the annual power in agriculture processes. Most mechanized crop in India is in present। कौन सी crop है mechanized है? देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, एक तो पैडी है ना, दूसरा क्या है, वीट है, और तीसरा है शुगर केन। और अगर आप इनमें तीनों में वर्किंग देखेंगे ना, तो पैडी में तो बहुत मैनुअल इंटरवेंशन होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग तो अभी हमारी बहुत ज्यादा ही मैनुअल होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ऑटोमाइज है। सिमिलरली शुगर केन में आप देखोगे थ्रेशिंग वगैरह, ये सारी प्रोसेसेस कैसी मैनुअली ही है। वीट क्रॉप आप एक से देखोगे ना, सोइंग से लेकर टिलेज ऑपरेशन के, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, सोइंग भी हम सीड सोइंग मैनुअली, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं। और उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशन भी उसमें करना आसान है, क्योंकि हमने स्पेसिंग बराबर रखी है। और उसके बाद फाइनली उसमें हार्वेस्टिंग करके थ्रेशिंग उसमें कर दी जाएगी, या जैसे भी उसको हार्वेस्ट करें। तो आप देखोगे ना, इसकी सारी ही प्रोसेस ऐसी हैं जो मैकेनाइज्ड है एज कम्पेयर टू बाकी, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो मैकेनाइजेशन लेवल सोइंग इज हाईएस्ट ऑपरेटेड फॉर द वीट क्रॉप। डिफरेंट डिफरेंट लेवल में है ना सीड्स। बट ओवरऑल भी अगर आप देखते हैं तो मेजरली सीरियल्स में, और सीरियल्स में भी सबसे ज्यादा वीट का है। आपके पास अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Which among the following can be used for the interculture operation? इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? तो रिज प्लाव, प्लाव बोल दिया तो ये इंटरकल्चर ऑपरेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लाव क्या है, टर्न कर रहा है सॉइल को, हमको टर्न नहीं कराना सॉइल को। बर्न फॉर्मर है ना, बर्न्स बनाने के लिए, तो इंटरकल्चर ऑपरेशन का क्या मतलब, कुछ भी नहीं है। रोटरी वीडर इन द स्मॉल ब्लेड हैरो, अब ये देखोगे, ये दिस इज अ रोटरी वीडर और दिस इज अ स्मॉल ब्लेड हैरो, है ना। तो ये अभी यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे लाइन में क्रॉप लगी हुई है, तो इसको तो हम इजीली स्क्रैप के लिए यूज कर सकते हैं। सो रोटरी वीडर एंड द स्मॉल blade harrow can be used for the interculture operation। Okay, this tillage system is characterized by the plowing and with the field with the fewer passes over the entire land or plowing in a specific area before sowing। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, पर ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना है।
आपको सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। मुझे बताइएगा कि आपको सब में डिफरेंस पता है कि नहीं पता। जैसे मैंने आपको प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज में डिफरेंस बताया, है ना? क्या आपको वैसे ही इन सब में डिफरेंस पता नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो कल मेरी आएगी तो उसके स्टार्टिंग में मैं इसको ले लूंगा अदरवाइज, बट आप देखिए कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ द पावर टिलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम इंजन टू द मेन क्लच? इंजन से लेके मेन क्लच। अब जो इंजन है, आप सभी को पता है हम क्या से क्लच ऑपरेट करते हैं और ये इंजन है। तो जो पावर ट्रांसमिशन है वो किससे होता है? ट्रांसमिशन गियर से होता है, रोटरी यूनिट से होता है, वी बेल्ट पुली से होता है, स्ट्रिंग क्लच से होता है, ड्राइव शाफ्ट से होता है। तो इट इज फ्रॉम द बाय द वी बेल्ट पुली। ये क्या करता है? पावर को फ्रॉम द इंजन टू द मेन क्लच इन अ पावर टिलर। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो इक्विपमेंट से या जो हम कहते हैं जो इंजन की फीचर्स है या फिर इंजन की पार्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। Type of biogas plant which is characterized by the continuous gas production and the simultaneous feed material charging and the effluent discharge। मतलब यहाँ से स्लरी आई और यहाँ पे ये डाइजेस्टर के पास गई और डाइजेस्टर में ये गैस बनी और साथ ही निकलना शुरू हुआ। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने पहले स्लरी डाली और फिर उसके बाद हमने रोक दिया। दिस इज व्हाट, अभी ये होता क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ बैच प्रोसेस। ये बैच प्रोसेस में कहलाया जाता है। बैच प्रोसेस के अंदर क्लासिफिकेशन आता है। क्या एक होती है कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, एक होता है सेमी कंटिन्यूअस टाइप का, है ना? तो ये बोल रहा है कि जिसमें साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ ही साथ फीड मटेरियल भी चार्ज हो रहा है और इफ्लुएंट भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सारी प्रोसेस अगर साथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बैच टाइप ऑफ गैस प्रोडक्शन। ओके, सो ये बायोगैस का टाइप नहीं है, है ना? ये किसका टाइप है? टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट्स आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट्स है बेस्ड अपॉन द उसकी जो प्रोसेसिंग है उसके बेसिस पे, है ना? तो कंटिन्यूअस टाइप है। मेथड व्हिच इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन इन एन एरिया विद द हेवी सॉइल एंड द स्लोप्स दैट फॉल इन द रेंज ऑफ 11 टू 15। 11 टू 15 बहुत हेवी स्लोप होता है। मतलब ये स्लोप है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमको उसके लिए क्या करने पड़ते हैं? कंटूर बंड्स बनाने पड़ते हैं। तो पहाड़ों में मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ तो सारा ही यही है ना? अगेन बहुत चैलेंजेस है। अगेन इतना इजी नहीं है जितना अच्छा ये पहाड़ दिख रहे हैं। इसमें तो सब में पानी स्टेगनेट हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, है ना? हर एरिया में नहीं होता, कहीं पे हो सकता है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, बट ये बहुत बड़ा एक इशू होता है। सो यहाँ पे क्या है? ऑप्टिंग फॉर द कंटूर बंडिंग। कंटूर बनाएंगे और उसमें बंड्स बनाएंगे। कंटूर बंडिंग से क्या होता है कि वाटर को बहुत इजीली ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता है ना? Okay. Then which component of the disc harrow prevents clogging and the removing soil from the concave side of the disc? तो अभी आप देखोगे ना, इसमें तो लगा नहीं, यहाँ पे एक ऐसे इम्प्लीमेंट सा लगा रहता है। तो वो क्या करता है? अब ये इसकी कंकेव साइड है, तो इसमें क्या होगा? जैसे ये चलेगा तो इसमें पूरी की पूरी मिट्टी चिपक जाएगी। अगर वो बहुत गीली है, वेट सॉइल्स है, तो वो चिपक जाती है। तो क्या होता है? यहाँ पे एक स्क्रैपर लगा रहता है, तो वो स्क्रैप कर देता है और ये पूरी जो डिस्क है उसको क्लीन कर देता है। साथ ही साथ ये प्रोसेस होती है। डिस्क एंगल इन द प्लाउ डिस्क इज, डिस्क प्लाउ का डिस्क एंगल कितना होता है? दोस्तों दो एंगल होते हैं। डिस्क एंगल होता है टिल्ट एंगल। सिंपल सी बात समझिए, ये अगर हैरो है ना? ये डिस्क है और यहाँ पे ये लैंड या फिर हम कहते हैं सॉइल से कनेक्टेड है और ये इसका जो हम कहते हैं जितना टिल्ट हो रखा है और इसके सीधा, तो ये जो इसके बीच का एंगल है ये क्या हो गया? टिल्ट एंगल हो गया। सिंपल सी चीज है, ये टिल्ट एंगल हो गया। अब क्या है? ये तो हमने देख लिया कैसे इंडिविजुअल एक उसके लिए, हैरो के लिए या फिर एक डिस्क के लिए। अब इसको समझिए कि ये ट्रैक्टर के साथ माउंटेड है ना? ये ट्रैक्टर है हमारा और इसके साथ ये माउंटेड है और ये ऐसे ऐसे डिस्क लगी हुई है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अब उसमें अगर इस टाइप से डिस्क लगी हुई है ना? ये डिस्क लगी हुई, तो डिस्क का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ क्या एंगल बनता है? दैट इज डिस्क एंगल। वो क्या है? डिस्क एंगल है। इसलिए आप देखोगे ये डिस्क एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री नहीं होगा कभी भी। एक भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, 90 डिग्री में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये हो गया 90 डिग्री, इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा होता है? 40 टू 45 डिग्री। अभी 40 टू 45 मतलब इसका जस्ट हाफ हो गया, है ना? ये जस्ट इसका हाफ हो गया। तो इससे क्या होता है? इसका मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि ऐसा जिसमें कि एनर्जी कम लगे और हमको बेटर टिल्थ मिल सके या फिर हम बेटर उसको कंडक्ट कर सके, डिक कर सके सॉइल को। ओके, सो दिस इज अ डिस्क एंगल देन डिस्क प्लाउ। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विच टाइप ऑफ हीट इंजन इज अ कंबशन फ्यूल कैरिड आउट विद इन द सिलेंडर इटसेल्फ? किसमें सिलेंडर के अंदर ही सारी चीज होती है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो पहले से वो डीजल, सॉरी, जो कोल वाले इंजन होते थे ना, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते थे। सो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, आईसीई जिसको हम बोलते हैं। सो दोज आर जिसमें सिलेंडर के अंदर ही कंबशन होता है। आपने देखा ना, यहाँ पे कंबशन हो रहा है, तो ये क्या है? सिलेंडर है। तो ये कैसा है? इंटरनल कंबशन इंजन है। Which stroke in a four-stroke cycle engine involves the downward movement of the piston due to the combustion of the air fuel mixture, है ना? अब ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रोक है फोर स्ट्रोक्स में से? सिंपल आप देखिए, चार स्ट्रोक होते हैं। एक होता है इनटेक, जिसमें कि ये फ्यूल और एयर इनटेक होती है। अब जैसे इनटेक होगी तो ये जो पिस्टन है इससे ये शाफ्ट नीचे को मूव करेगी, है ना? ये मूव करेगी और साथ ही साथ फिर दूसरा क्या होगा? अब ये जब ऐसे नीचे को गई है फिर ये ऊपर जाएगा और ये कॉम्प्रेस करेगा। अब जैसे ही इसको कॉम्प्रेस करेगा तो यहाँ पे जो ये इग्निशन है
इग्निशन की वजह से ब्लास्ट होगा, और जैसे ही ब्लास्ट होगा तो ये फिर से इसको नीचे को पुश डाउन करेगा पिस्टन को, और ये क्या है, हमारा सिलेंडर है। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, सिलेंडर पे। आप हमेशा देखिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा जाता है, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन कैसे हो रहा है कि जब स्पार्क प्लग है ना, इससे इग्निशन मिला, तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, क्योंकि ये क्या है, फ्यूल है। ये जैसे ही ब्लास्ट होगा तो फिर से ये नीचे मूव करेगा, और ये फिर उसके बाद ऊपर आएगा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो आप ये देखेंगे, दिस इज फोर स्ट्रोक इंजन। अब ये कह रहा है कि विच स्ट्रोक ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन इन्वॉल्व्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन ड्यू टू द कंबशन, है ना, ड्यू टू द कंबशन। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इनटेक की वजह से ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे कंबशन की वजह से इनटेक मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज द थर्ड। इसको पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है, कंबशन स्ट्रोक भी बोला जाता है ना। तो ये पावर स्ट्रोक हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक कौन सा है, सेकंड स्ट्रोक, है ना, इनटेक, कंप्रेशन और कंबशन, एंड देन फाइनली एग्जॉस्ट। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना है। देन विच कंपोनेंट इन इंटरनल कंबशन इंजन इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटरी मोशन। अब ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है ना, ये बार बार इसको रोटेट करा रहा है। अभी जब रोटेट करा रहा है तो इससे कैसे एनर्जी जनरेट हो रही है, या फिर हम कैसे अपने जो भी इंप्लीमेंट है या फिर हमारी गाड़ी है वो कैसे मूव कर रही है ना। तो आप देखो कि ये है, ये बार बार पिस्टन लगा हुआ है और ये इसको मूव करा रहा है। ये यहाँ पे चार के चार लगे हुए हैं और ये मूव करा रहे हैं। अब ये मूव कर रहे हैं तो ये कैसा मूवमेंट है, रेसिप्रोकेटरी, है ना। अब ये कैसे, यहाँ पे ये यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है और इसके बाहर फिर ये पुली लगी हुई है, जो कि फिर इसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रही है। अल्टीमेटली क्या होता है, हमको, आप देखो किसी में भी होता है, हमको क्या टरबाइन मूव करनी है। हम कहते हैं ना, वाटर, अगर वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करनी है, कुछ भी करना, हमको टरबाइन मूव करानी है। आप चाहे विंड, कुछ भी देख लीजिए, रेसिप्रोकेटिंग मूव, तो वो यहाँ से फिर वो कन्वर्ट हो रहा है। और ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है क्रैंक शाफ्ट, दूसरी होती है कैम शाफ्ट, है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा का पूरा रेगुलेट करती है, कैमशाफ्ट पूरा रेगुलेट करती है कि कैसे इंजन चलना है। दूसरा, उस जो भी मूवमेंट है उसको इलेक्ट्रिकल में या फिर जिस भी उसमें एनर्जी में ट्रांसफर करना है, उसमें रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशंस को रोटरी मोशंस में कन्वर्ट करना होता है। ओके, सो ये आप समझ गए, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट है और ये फिर कंटिन्यूअस हो जाएगी प्रोसेस। In four-stroke engine, what component is responsible for opening and closing of the intake and exhaust valve? जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो यहाँ पे ये जो रॉड है, ये पूरा का पूरा डिसाइड कर रही है कि जो इंटेक है ना, और एग्जॉस्ट वाल्व है, वो कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे। आप देखो इसमें ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ये चार जो इंटेक वाले हैं वो एक साथ वर्क करेंगे, और जो एग्जॉस्ट वाले हैं वो सारे एक साथ वर्क करेंगे ना, तभी वो एक साथ काम कर पाएंगे। और ये किससे अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, कैम शाफ्ट इज responsible for the opening and closing, और crankshaft is responsible for making जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैम शाफ्ट ऊपर है, क्रैंक शाफ्ट नीचे है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। Which element of the tractor steering mechanism transmits motion from the steering wheel to the front wheels? आप ये तो बहुत ना बाहर से दिख जाता है, ये देखो, ये हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग से ये अटैच्ड होता है, ये ड्रॉप आर्म बोलते हैं इसको हम, और ये पूरा का पूरा कैसा ड्रैग लिंक, ये बाहर दिखेगा, आप ट्रैक्टर में देखिए। और जब ट्रैक्टर मूव कर रहा हो ना, आपको ये बहुत इजीली दिख जाएगा, ऐसा मूव होते हुए, तो ये कराता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग लिंक बोलते हैं। दिस इज ड्रैग लिंक। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये दिस इज ड्रैग लिंक, ये याद रखिएगा। Which factor contributes to the higher power density often associated with the two-stroke engine compared to the four-stroke engines? अब वो कह रहा है कि दो टू स्ट्रोक से फोर स्ट्रोक में कौन कंट्रीब्यूट करता है ना, which factor contributes to the higher power density often associated with the two stroke compared to the four stroke? क्या हो रहा है दोनों में, एक में दो स्ट्रोक में ही पूरी प्रोसेस हो जा रही है, एक में चार स्ट्रोक लग रहे हैं। तो मतलब सिंपल सी बात क्या है, हमारी जो कंबशन की प्रोसेस है वो बहुत फास्टर है। यहाँ पे चार स्ट्रोक में, थर्ड स्ट्रोक में कंबशन होता है, यहाँ पे सेकंड में ही सब कुछ हो जाता है ना। तो फास्टर कंबशन प्रोसेस इज इन टू स्ट्रोक इंजन, दैट्स व्हाई उसकी जो पावर डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, और इसीलिए उसको ज्यादा। बट अगेन इश्यूज उसके साथ है, क्या क्या इश्यूज हैं वो दोनों आप पढ़िएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने दो तीन चीजें कवर की हैं। एक तो प्लॉइंग से रिलेटेड चीजें, इंप्लीमेंट से रिलेटेड चीजें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। दूसरा इंजन से रिलेटेड चीजें। ओके, बहुत ज्यादा इन डेप्थ चीजों पे नहीं जाना है, बट बेसिक चीजें आपको क्लियर रहे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने देखा है क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये जो इंजन के पार्ट्स हैं, ये भी अगर आपको क्लियर रहेंगे, कहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्या सिलेंडर है, क्या पिस्टन है, क्या पे इनलेट आउटलेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, इतना भी ध्यान रखेंगे तो काफी होगा। सो दोस्तों, ये आज के लिए काफी है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई कीजिए, जो जितने भी मॉक टेस्ट है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो जरूर कीजिएगा। एंड अगेन विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।